चलो जी रेक्टिफायर देखो भाई, बात नहीं पीछे वाले, ये जो चैप्टर है ना इसमें से केवल 3 टॉपिक हटे हैं, बाकी सब कुछ वैसा का वैसा ही है। नाम के लिए हटाया है, मतलब ये मान लो कि नहीं हटाया तो भी ठीक रहता। एक तो फोटो डायोड है, एक जीना डायोड है और एक एलईडी है। इसलिए मैंने आपको इसलिए बताया कि अगर मान लो मैं पढ़ाऊं मुझे ध्यान नहीं रहेगा, कई बार वो चालू तो 3 टॉपिक हैं तो वो मना कर देना मुझसे। एलईडी डायोड है, एक तो एलईडी है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ डायोड है, टॉपिक डिफरेंट टाइप्स ऑफ डायोड, उसमें एक जीना डायोड है, एक एलईडी है और एक है अपने पास फोटो डायोड। बस ये 3 ही टॉपिक हटे हैं, बाकी पूरा चैप्टर वैसा का वैसा ही है। और इसके मार्क्स भी बढ़ा दिए इन्होंने, 7 कर दिए हैं इसके शायद अब की बार, इसमें सिलेबस में और देख लेंगे, मैं बता दूंगा कल। पहले से भी ज्यादा कर दिए हैं इसके, पहले शायद ये 6 का था, अब 7 का कर दिया होगा ये कर दिया। ठीक है, तो सबसे पहले अपन चलते हैं रेक्टिफायर। रेक्टिफायर्स आर सर्किट बाय व्हिच एसी करंट कैन बी कन्वर्ट इनटू डीसी करंट। ठीक है ना, तो एसी को डीसी में कन्वर्ट करने वाले सर्किट क्या बोलेंगे, उनको अपन है रेक्टिफायर्स बोलते हैं अपने पास। एंड प्रोसेस ऑफ कन्वर्ट एसी इनटू डीसी इज कॉल्ड रेक्टिफिकेशन। ठीक है, तो एसी को डीसी में कन्वर्ट करने का जो प्रोसेस होता है वो रेक्टिफिकेशन है। ठीक है, और कन्वर्ट करने वाले सर्किट क्या होते हैं, रेक्टिफायर होते हैं। इन रेक्टिफायर सर्किट से डायोड इज यूज्ड। क्यों भाई बताओ, हाँ राहुल बता, डायोड क्यों यूज में आता है? हाँ, डायोड इज ए यूनिडायरेक्शनल डिवाइस, बताया था मैंने पहले भी, एक दिन पहले क्लियर कर दिया था। डायोड इज ए यूनिडायरेक्शनल डिवाइस एंड डीसी इज आल्सो वन डायरेक्शनल और यूनिडायरेक्शनल, so that a diode can be used for a rectification. And as we know, in reverse bias current of diode is approximately equal to 0, so that in reverse bias diode is in a non-conduction and in forward bias it is in a conduction. तो diode behave like a switch, तो diode क्या काम करेगा, फॉरवर्ड बायस में खूब करंट देगा और रिवर्स बायस में करंट को 0 कर देगा। तो अपन ये कह सकते हैं एक साइकिल को निकालेगा, दूसरे साइकिल को क्या करेगा, वो रोक देगा वहीं पर अपने पास। तो आगे समझ में अपने पास रेक्टिफिकेशन कैसे होगा, बाकी अपन आगे चलेंगे उससे और क्लियर हो जाएगा। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ रेक्टिफायर्स इन योर सिलेबस, वन इज हाफ वेव एंड सेकंड इज ए फुल वेव रेक्टिफायर। तो फर्स्ट अपन चलेंगे हाफ वेव रेक्टिफायर। ये हाँ भाई, अपने पास सबसे पहले अपन चलते हैं। देखो, एक तो इसमें ट्रांसफार्मर यूज में आएगा, और ट्रांसफार्मर वैसे जो है ना 10th चैप्टर में है,
मैं आपको एक बार रफली बता देता हूँ। ट्रांसफार्मर इज ए डिवाइस बाय विच एसी वोल्टेज कैन बी इंक्रीजेस और डिक्रीजेस। ठीक है, इंक्रीज करने वाला ट्रांसफर होगा, इट इज कॉल्ड स्टेप ट्रांसफार्मर, एंड डिक्रीज करने वाला होगा तो क्या होगा, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। ठीक है ना। तो एसी वोल्टेज को कम या ज्यादा करने के लिए जो डिवाइस यूज में लेते हैं, इट इज कॉल्ड है ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर सबने देखे हैं, अपने गली के कोने में दिख जाता है ना, डीपी जिसको बोलते हैं अपने पास, वो ट्रांसफार्मर है। स्टेप डाउन है भाई, कौन सा है, स्टेप डाउन है, उसका रीजन भी है। आगे से जो करंट आता है उसमें 1100 वोल्टेज आता है और डाउन करके 220 वोल्टेज में अपने घर के लिए कन्वर्ट कर देता है। अब अपन चलते हैं, ये जो ट्रांसफार्मर है ये तो बहुत बड़े हैं। अपने घरों में ज्यादातर जो डिवाइस आती है उनमें सब में ट्रांसफार्मर बता देता हूँ। एक तो मोबाइल के चार्जर में, उसके बाद में आता है अपने पास एफएम, अगर घर में है तो एफएम में, उसके बाद में टेलीविजन में, लैपटॉप में, और इसके अलावा रेडियो हो गया, रेडियो के अलावा कंप्यूटर हो गया। इन सब में अपने पास क्या यूज में आता है, ट्रांसफार्मर यूज में आता है। उसका रीजन भी बता देता हूँ मैं। सबसे पहले आता है मोबाइल की बैटरी जो काम करती है वो 3.7 वोल्ट में काम करती है। ठीक है, अपने घरों में करंट कितने में आता है, 220 वोल्ट में आता है। तो दो चीजें हैं, अपने घर में करंट आता है एसी आता है या डीसी आता है, एसी। मोबाइल की बैटरी किसमें काम आती है, डीसी में। तो दो चीजें हो गई, एक तो अपने को एसी को डीसी में कन्वर्ट करना है, उसके अलावा 220 को 3.7 में डाउन भी करना है। तो डाउन करने के लिए जो ट्रांसफार्मर यूज में हो जाएगा, तो उसमें मोबाइल के चार्जर में भी अपने पास स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर यूज में आता है। अभी पुराना मोबाइल का कोई चार्जर हो खराब तो उसमें देखना बहुत छोटा सा होता है, जिसमें एक दो पत्तियां होती है और अपने पास कॉपर की कॉइल बनी हुई रहती है। या अपने पास पुराने एफएम में या पुराना कोई टीवी हो तो उसमें इतना बड़ा ट्रांसफार्मर होता है, उसमें केवल कॉपर के वायर्स रहते हैं, वो ट्रांसफार्मर होता है अपने पास। ठीक है, ट्रांसफार्मर में 2 कॉइल्स होती है, वन इज प्राइमरी एंड सेकंड इज ए सेकेंडरी कॉइल। प्राइमरी कॉइल में इनपुट देते हैं और सेकेंडरी में आउटपुट ले लिया जाता है। तो ये इनपुट हो गया, यहाँ पर क्या हो जाएगा, आउटपुट हो जाएगा। ये ट्रांसफार्मर का अपने पास मान लो कि सर्किट डायग्राम है, ये प्राइमरी कॉइल है, ये सेकेंडरी कॉइल है, ये कोर है भाई। कोर क्या होता है, 10th चैप्टर जब पढ़ूंगा तब क्लियर हो जाएगा। तुम तो अभी ये याद रख लो कि बस ये ट्रांसफार्मर है, ये इसकी प्राइमरी कॉइल है, ये कौन सी कॉइल है, इसकी सेकेंडरी कॉइल है। ठीक है, तो सबसे पहले अपन चलते हैं इन हाफ वेव रेक्टिफिकेशन। A diode is connected with secondary coil of a transformer। आ गया समझ में अपने पास। अगर अपने को मान लो करंट हाई वोल्टेज पर लेना है, हाई वोल्ट पे करंट लेना हो तो फिर अपने पास कौन सा ट्रांसफार्मर यूज में आएगा, स्टेप अप ट्रांसफार्मर। एंड फॉर ए लो वैल्यू करंट स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर इज यूज्ड अपने पास। आगे समझ में। तो अगर अपने को हाई वोल्टेज पर करंट लेना तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर यूज में आता है यहाँ पर, और लो वोल्टेज पर लेना हो तो स्टेप डाउन। अपने घरों में ज्यादातर जितने भी डिवाइस हैं अपने सारे के सारे स्टेप डाउन में आते हैं। क्यों, रीजन भी है, अपने पास जो डिवाइसेज होते हैं वो 220 से कम वोल्ट पर काम करते हैं। तो अपने को कौन सा ट्रांसफार्मर चाहिए, फिर स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर ही चाहिए। आगे अपन चलते हैं, आउटपुट इज ऑब्टेन्ड ऑन लोड रेजिस्टेंस। देखो ये यहाँ पर एक रेजिस्टेंस लगा दिया, ठीक है, ये लोड रेजिस्टेंस है, आउटपुट इस पर मिलेगा। अब सवाल उठता है कि लोड रेजिस्टेंस क्या है, व्हाट इज लोड रेजिस्टेंस। तो कुछ नहीं है, बहुत सिंपल सा इसका तरीका है इसको समझने का। आउटपुट को जिस रेजिस्टेंस पे लिया जाएगा वो लोड रेजिस्टेंस, आउटपुट को जिस रेजिस्टेंस पे अपने पास रिसीव करेंगे वो लोड रेजिस्टेंस है। इसका कोई पर्टिकुलर वैल्यू नहीं होता है, 100 ओम, 200 ओम, 50 ओम, कोई सा भी रख लेते हैं। लिया इसलिए जाता है, तुम बोलोगे कॉपर वायर पे क्यों नहीं ले लेते हैं, कॉपर वायर का रेजिस्टेंस बहुत कम होता है कि नहीं होता है, तो गर्म होकर मेल्ट हो सकता है कि नहीं हो सकता है, इसलिए यहाँ पर एक हाई रेजिस्टेंस लगा देते हैं। इट इज कॉल्ड ए लोड रेजिस्टेंस। लोड मतलब तो समझते हो ना अपने पास, लोड का मतलब वोल्टेज ही है। इसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, इलेक्ट्रॉनिक्स में लोड का मींस क्या है, अपने पास वोल्टेज ही होता है कि इतना लोड आ रहा है। जैसे ये अपने पास मैकेनिक वगैरह होते हैं ना, तो आपस में बात करेंगे वैसे ही करेंगे कि यार लोड कम हो रहा है, लोड कम आ रहा है, इट मींस वोल्टेज डाउन आ रहा है। तो लोड रेजिस्टेंस का मीनिंग आ गया समझ में अपने पास। कोई भी रेजिस्टेंस का वैल्यू जिस पर अपने पास आउटपुट को रिसीव करेंगे, इट इज कॉल्ड लोड रेजिस्टेंस। अब अपन चलते हैं, सबसे पहले यहां से आ जाओ आप, ये किसका ग्राफ है, एसी अल्टरनेटिंग करंट का आप जानते हो, प्लस माइनस यूं चलती रहती है अपने पास। ठीक है, ये पॉजिटिव हाफ साइकिल है और ये नेगेटिव हाफ साइकिल है।
हाफ साइकिल क्यों बोलते हैं आप सब जानते हो। साइन का ग्राफ ये होता है, साइन का ग्राफ ये होता है, तो ये 0 इट इज d/2 और ये क्या हो जाता है d। ये पॉजिटिव हाफ साइकिल हो गया, कहां से कहां तक होता है 0 to d/2, और नेगेटिव हाफ साइकिल कहां से कहां तक होता है d/2 to d हो गया, और कंप्लीट साइकिल 0 to d। अब तो आ गया समझ में अपने पास। अब फर्स्ट अपन चलते हैं और पॉजिटिव हाफ साइकिल ऑफ एसी। मान लेते हैं कि पॉजिटिव हाफ साइकिल आया शुरू में, देन ए पॉइंट बिकम्स पॉजिटिव एंड बी क्या हो जाएगा नेगेटिव, क्योंकि अपने पास देखो दो वायर हैं तो एक पॉजिटिव और एक क्या होगा नेगेटिव। अब तुम बोलोगे भाई दूसरे को क्या माना, तुम्हारे जैसे जिसको मान लो कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो ये पॉजिटिव हो गया, ये क्या हो गया नेगेटिव। डायोड कौन से बायस में है, फॉरवर्ड बायस में है। फॉरवर्ड बायस में खूब करंट मिलेगा, तो करंट का फ्लो यूं होगा, ये चलेगा यूं, देखो x और ये क्या हो गया y। लोड रेजिस्टेंस में करंट की डायरेक्शन किधर से किधर होगी बताओ, x to y। आ गया समझ में अपने पास, बिकॉज़ डायरेक्शन ऑफ करंट इज फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, सो दैट प्लस टू माइनस। क्लियर। अब जैसे ही नेगेटिव हाफ साइकिल आएगा, देखो पॉजिटिव हाफ साइकिल में डायोड ने खूब करंट दे दिया तो ये मिल गया अपने पास। नेगेटिव हाफ साइकिल आते क्या होगा बताओ, वहां से ए पॉइंट किस पर हो जाएगा नेगेटिव पर, और बी पॉइंट किस पर हो जाएगा। फॉर नेगेटिव हाफ साइकिल ऑफ एसी, ए becomes negative and b becomes a positive, so that diode is in बोलो reverse bias, and in reverse bias diode is in a non conduction, so that there are no current obtained on load resistance। तो इसमें अपने पास कोई करंट नहीं होगा, कब तक नहीं मिलेगा करंट, जब तक ये नेगेटिव हाफ साइकिल रहेगा। तो इसको यूं माने कि डायोड ने नेगेटिव हाफ साइकिल को ब्लॉक कर दिया। डायोड ने क्या काम किया, नेगेटिव हाफ साइकिल को ब्लॉक कर दिया। अब तुम बोलोगे भाई ऐसा क्या हुआ कि वो करंट ही ब्लॉक हो गया, इसको यूं समझो। रिवर्स बायस में मैंने बताया था डायोड का रेजिस्टेंस 10⁶ ओम होता है। अब बाय जूल्स लॉ H = I²RT होता है। R का वैल्यू ज्यादा होगा तो हीट भी ज्यादा होगी, ये नहीं होगी। तो डायोड ने क्या काम किया, ये जो एनर्जी थी यहाँ वाली उसको किस में कन्वर्ट कर दिया, हीट में कन्वर्ट कर दिया। हीट में कन्वर्ट हो गया तो लोड रेजिस्टेंस पर अपने को करंट कितना मिलेगा बताओ, 0। यहाँ से हीट की फॉर्म में रिलीज हो गई। उसके बाद में नेक्स्ट अपन चले क्या आएगा बताओ, देखिए पॉजिटिव हाफ साइकिल आएगा, डायोड वापस फॉरवर्ड में आएगा, फिर नेगेटिव में। ये हो गया, ये एसी है, दो डायरेक्शन में है कि नहीं है। जो आउटपुट है डायोड से अपने को मिला वो यूनिडायरेक्शनल है या टू डायरेक्शनल है, यूनिडायरेक्शनल है। तो एसी किस में कन्वर्ट हो गया ये मान लो। बट अपने पास इस रेक्टिफायर की एक सबसे बड़ी कमी भी है, मतलब एक मेन ड्रॉबैक है, वो ये है कि 50% वैल्यू ऑफ एनर्जी इज वेस्टेड बाय हाफ वेव रेक्टिफायर। कैसे बताओ, ये देखो ये साइकिल खत्म, इसने तो ब्लॉक ही कर दिया ना, ब्लॉक करके किस में कन्वर्ट किया, हीट में। हीट अपने किसी काम में नहीं आती है अपने पास, तो यहाँ से यहाँ से यहाँ से तो 50% वैल्यू ऑफ अपने पास क्या कर दिया इसने, वेस्टेज में चला गया अपने पास, तो 50% लॉसेज हो गया कि नहीं हो गया। अब ये जो अपने पास ड्रॉबैक है या ये जो लिमिट है, इसको अपने पास करेक्ट करने का तरीका है फुल वेव रेक्टिफायर यूज में लेते हैं। एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, अभी जो भी ऑनलाइन है, बाद में आगे बढ़ेंगे। अरे समीर स्कूल ही आ जा रहा है अब तो तू, मैसेज कर रहा है जी।
चलो लड़कियों, सांस लेने की आवाज नहीं आनी चाहिए। हाँ जी, अब अपन चलें सबसे पहले फुल वेव रेक्टिफायर। देखो हाफ वेव रेक्टिफायर का अपने पास क्या लिमिट थी, क्या ड्रॉबैक था? 50% एनर्जी इज wasted by half wave rectifier, so that full wave rectifier is used in place of half wave rectifier. Clear? In half wave rectifier, two diodes D1 and D2 are connected in secondary coil of a transformer. अब चेंज क्या है देखो एक बार, उसमें अपने पास सिंगल डायोड था, इसमें अपने पास दो डायोड यूज में ले लिए। एक तो ये है, एक और चीज बता देता हूं अपने पास है। In this rectifier, center tapping transformer is used. Center tapping ये अलग ट्रांसफॉर्मर होता है। Center tapping transformer is used in place of a normal transformer. देखो सेंटर टैपिंग में और नॉर्मल ट्रांसफॉर्मर में अपने पास क्या डिफरेंस है ये बता देता हूँ। नॉर्मल ट्रांसफॉर्मर अभी थोड़ी देर पहले देखा था, उसमें केवल 2 वायर थी, आउटपुट में केवल कितने वायर थे? 2। देखो A and B ये थे नहीं थे। सेंटर टैपिंग में अपने पास 3 वायर्स आउटपुट में आते हैं, A, B and C, 3 वायर्स लेते हैं। And center point of transformer C is taken at 0 volt. ये हमेशा कितने वोल्ट पर रहता है? 0 वोल्ट पर। तरीका भी रहता है, 0 वोल्ट कैसे करेंगे इसको बोलो, बोल भाई 0 वोल्ट कैसे करेंगे किसी का लड़कियों में से पीछे? अरे 0 वोल्ट करना है तो 0 वोल्ट कैसे करें? फिर 0 वोल्ट हो जाएगा सेम करेंगे तो। वाह भाई, पोटेंशियल डिफरेंस 0 होगा। मैं पोटेंशियल की बात कर रहा हूं। मान लो किसी का पोटेंशियल 0 करना है, जैसे मान लो कि अपने पास ये है कि मेरे यहाँ पर कुछ चार्ज है और पोटेंशियल 0 करना है, इसका कैसे करें? अर्थ से कनेक्ट कर दो, क्योंकि अर्थ का पोटेंशियल हमेशा ही कितना होता है? 0 होता है अपने पास। तो ये जो वायर होता है ना अपने पास, ये किससे कनेक्टेड रहता है? इसमें अर्थ से कनेक्टेड रहता है। सेंटर टैपिंग ट्रांसफार्मर का मीनिंग ये है। तो 3 वायर्स हो गए कि नहीं हो गए? अब अपने पास क्या रहता है इसमें? एक तो नॉर्मल ट्रांसफार्मर यूज में नहीं आएगा। कौन सा ट्रांसफार्मर यूज में लेंगे अपन? सेंटर टैपिंग ट्रांसफार्मर इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ नॉर्मल ट्रांसफार्मर इन फुल वेव रेक्टिफायर। आ गया यहाँ तक तो समझ में? आगे अपन क्या लिखेंगे बताओ? इन फर्स्ट हाफ साइकिल ऑफ एसी, वो कोई लिखना है वैसे ही, A point is positive and B point is a negative, so that कौन सा डायोड फॉरवर्ड में कौन सा रिवर्स में होगा? एक फॉरवर्ड में एक रिवर्स में, कौन सा? पता नहीं चल रहा है। B पार्ट किससे कनेक्टेड है? D1 का नेगेटिव से पॉजिटिव से है, पॉजिटिव से फॉरवर्ड में हो गया। और नीचे वाले का बी पार्ट किससे कनेक्टेड है? तो किसमें हो गया? रिवर्स में। आ गया समझ में? बैठो। तो D1 तो फॉरवर्ड में हो गया, D2 किसमें हो गया? रिवर्स में। इसमें सो दैट
D1 is in forward bias and D2 is in a reverse bias। अब अपन चलें, तो ये तो नॉन कंडक्शन में हो गया, स्विच ऑफ हो गया। करंट किससे मिलेगा अपने को? D1 से। करंट यूं चलेगा, यहाँ से यहाँ आएगा। अब यहाँ से करंट कितने पार्ट में डिवाइड होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा बताओ? इसमें करंट जा ही नहीं सकता। कौन से बायस में है? रिवर्स बायस में। तो स्विच ऑफ हो गया कि नहीं हो गया? इसमें करंट की एंट्री नहीं हो सकता, तो मजबूरी में करंट को किधर जाना पड़ेगा बताओ? 0 वोल्ट की साइड में जाना पड़ेगा। और वैसे भी करंट का फ्लो हाई पोटेंशियल टू किधर हो जाएगा? लो पोटेंशियल हो जाएगा। तो डायरेक्शन ऑफ करंट इन लोड रेजिस्टेंस इज फ्रॉम किधर से किधर बोलो? x to y। यहां से घूम के यूं चला गया अपने पास। आ गया आप समझ में? तो इस समय कौन सा डायोड ऑपरेटिंग में है? D1 ऑपरेटिंग में है। ये आ गया D1 से, तो ये पहला का पहला। इन सेकंड हाफ साइकिल ऑफ AC point A is negative and B is a positive potential, so that कौन सा डायोड फॉरवर्ड में, कौन सा रिवर्स? D2 is in conduction and D1 is in a non conduction। आ गया रिवर्स बायस में। अब करंट यहां से चलेगा, यूं चला, यहां से गया। अब क्या होगा बताओ? ऊपर नहीं जाएगा। करंट की डायरेक्शन बोलो लोड रेजिस्टेंस में, x to y। तो x to y, तो ये देखो यहाँ पर भले ही साइकिल नेगेटिव था, लेकिन डायोड ने उसको किस में कन्वर्ट कर दिया? पॉजिटिव में। कैसे? ये भी x to y है। अब जो D2 दे रहा है वो भी x to y दे रहा है, तो सेम लेना पड़ेगा, नहीं लेना पड़ेगा। तो जो D2 है उसने क्या काम किया? हाफ वेव रेक्टिफायर में तो D1 ही था, तो वो तो अपना जो काम करता था वो कर देता था। 50% वैल्यू क्या चला जाता था? वेस्टेज। इसमें D2 ने क्या काम किया? जो वेस्टेज पार्ट था और जो नेगेटिव था, उस नेगेटिव को किस में कन्वर्ट कर दिया? इसने पॉजिटिव में कन्वर्ट कर दिया। बस ये काम है D2 का। तो पॉजिटिव को नेगेटिव में कन्वर्ट कर दिया, तो एक तो वेस्टेज से बचा लिया, दूसरा उसने डायरेक्शन अपोजिट कर दी कि नहीं कर दी? डायरेक्शन अपोजिट कर दिया, तो AC को किस में कन्वर्ट कर दिया? इसने DC में। तो देखो एक बार नेगेटिव हाफ साइकिल में D2 ऑपरेट होगा, ये काम आ जाएगा, फिर वापस ये आ जाएगा। ये दोनों अपने पास आउटपुट है, इन दोनों से नेट आउटपुट ये मिलेगा, आगे नहीं मिलेगा। तो अब अपने पास 50% वैल्यू में वेस्टेज नहीं गया, कंप्लीट काम भी हो गया अपने पास। आ गया समझ में? पर इसकी भी एक अपने पास फिर लिमिट है, और इसकी भी एक ड्रॉबैक है। वो ड्रॉबैक क्या है, मैं आप लोगों को सबसे पहले यहाँ से ही बताता हूँ। डीसी का ग्राफ जो है ना, ये आता है भाई, बस ये समझने का तरीका है। डीसी, ये डीसी का ग्राफ, डीसी का ग्राफ ऐसा आना चाहिए, क्योंकि डीसी की डेफिनेशन क्या होती है? मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन is a not change with a time or remains constant with a time। अब देखो एक बार, न तो डायरेक्शन चेंज हो रही है और न ये चेंज हो रहा है। ये डीसी लग रहा है क्या तुम लोगों को? उस ग्राफ से कंपेयर कर लो, नहीं लग रहा है। डायरेक्शन तो सेम है, चलो मान लिया, बट मैग्नीट्यूड कंटीन्यूअसली चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है? कैसे? देखो 0 फिर मैक्सिमम, फिर 0 फिर मैक्सिमम, 0 एंड मैक्सिमम हो रहा है। So that there are many ups and downs in output or full wave rectifier. It is not pure DC, it is mixture of a AC and DC. It is a mixture of a AC and a DC, or it can be called pulsating DC। क्या बोल सकते हैं इसको अपन? है pulsating DC। भाई DC तो चलो मान लिया क्योंकि यूनिडायरेक्शनल है, पर पल्स आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं अपने पास, तो इट इज कॉल्ड है pulsating DC, और इट इज मिक्सचर ऑफ AC एंड DC। तो प्योर DC नहीं है। तो ये भी अपने पास इसकी लिमिट हो गई, या ड्रॉबैक हो गया कि नहीं हो गया? फिर इस कमी को भी सुधारने के लिए आगे वाले सर्किट यूज में लेंगे, और वो सर्किट क्या करेंगे? AC कंपोनेंट को अलग कर देंगे और DC को अलग कर देंगे। दो चीजें हैं, उनको अलग अलग करने वाले जो सर्किट होते हैं, इट इज कॉल्ड फिल्टर सर्किट। इट इज कॉल्ड फिल्टर सर्किट। फिल्टर जानते ही हो, फिल्टर का मीनिंग क्या होता है? छानने का काम करे वो फिल्टर। चाय छानने की चलनी है ना, वो भी फिल्टर है अपने पास। केमिस्ट्री लैब में अपने पास फिल्टर पेपर होता है, उसमें जो भी सॉल्यूशन है वो डाल देते हैं, लिक्विड होता है वो नीचे रह जाता है, सॉलिड स्टेट ऊपर रह जाती है अपने पास। तो फिल्टर सर्किट्स आर यूज्ड फॉर सेपरेटिंग ऑफ AC एंड DC कंपोनेंट। वो इसके नेक्स्ट वाला चैप्टर, नेक्स्ट वाला टॉपिक है, वो पढ़ेंगे। इससे पहले एक टॉपिक और पढ़ाऊंगा, इसकी एक कमी और रही है, ये तो है ही,
ये तो है ही कि पल्सेटिंग डीसी है। एक ड्रॉबैक और है इसका, वो ड्रॉबैक ये है सेंटर टैपिंग ट्रांसफार्मर इज यूज्ड इन फुल वेव रेक्टिफायर इन प्लेस ऑफ नॉर्मल ट्रांसफार्मर एंड सेंटर टैपिंग ट्रांसफार्मर इज मोर एक्सपेंसिव इन कंपेयर ऑफ ए नॉर्मल ट्रांसफार्मर। ये काफी महंगा पड़ता है क्योंकि कॉपर जो है ना डबल लगता है इसमें अपने पास, तो कॉस्टली हो गया। तो कॉस्ट कटिंग के लिए अपन क्या करेंगे, ये करेक्शन, इसका भी एक करेक्शन करेंगे, उसमें सेंटर टैपिंग को हटा के एक नॉर्मल ट्रांसफार्मर ले आएंगे। और अगले वाला जो टॉपिक है वो इस कमी को या मान लो कॉस्ट कटिंग के काम आता है। एक बार स्क्रीनशॉट ले लो रे भाई, फिर आगे चलते हैं भाई। ब्रिज रेक्टिफायर, चलो जी नेक्स्ट टॉपिक अपन चलते हैं ब्रिज रेक्टिफायर। ठीक है, इन ए हाफ वेव सॉरी इन ए फुल वेव रेक्टिफायर center tapping transformer used in place of a normal transformer. It is more expensive than compare of a normal transformer. In bridge rectifier, normal transformer is used and it is full wave rectifier. So that bridge rectifier can be called a bridge full wave rectifier. ये full wave rectifier है, half wave नहीं है अपने पास। bridge full wave rectifier इसका पूरा नाम अपने पास कह सकते हैं। चेंज क्या किया है अपने पास, नॉर्मल ट्रांसफार्मर यूज में ले लिया, डायोड के नंबर बढ़ा के अपने पास पहले कितने थे 2, अब कितने कर दिया अपन 4। तो 4 diodes D1, D2, D3 and D4 are connected in secondary coil of a bridge rectifier। आ गया समझ में अपने पास। अब तुम बोलोगे कि ये डायोड का पता कैसे चलेगा भाई, कौन सा कैसे कितना रटेंगे। एक डायोड तो रट लोगे, बाकी कोई सा मत रटो, एक D1 याद रख लेना, ठीक है ना। ये D1 यहाँ याद रख लेना कि ये P और N ऐसे याद रख लेना, ठीक है ना। बस ये याद रख लेना, उससे चारों ही मेंबर याद हो जाएंगे। कैसे, देखो आमने सामने के सेम है, देखो और ये है ना, इसका अपोजिट ये हो जाएगा, फिर आमने सामने के सेम हो जाएंगे। तो ये आमने सामने के सेम ले लेना अपोजिट साइड वाले, और ये इसका अपोजिट ले लेना, अपने आप समझ में आ जाएगा। और फिर भी अगर सारे भूल जाओ तो फिर अपने पास दिमाग होना चाहिए, समझ होना चाहिए कि लिखने में कैसे लिखा जाता है। मैं बता दूंगा अभी कैसे लिखा जाता है।
अगर कुछ भी भूल जाओ तो पर ये ध्यान रखना पड़ेगा कि आमने सामने के सेम तो नहीं चाहिए। भले ही जैसे मान लो कि तुम लोग भूल जाओगे इसको एन कर दिया इसको पी कर दिया तो कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, बट अपने पास फिर लिखने में लैंग्वेज चेंज होगी। तो लैंग्वेज कैसे चेंज होगी वही बता दूंगा, बट ये हमेशा ध्यान रहे कि ये सेम बायस में लिखने चाहिए और ये भी सेम में होने चाहिए, और D2 और D4 जो है ना इनके अपोजिट होने चाहिए। तो ऑर्डर इवन से याद रख सकते हो कि अपने पास ये देखो ये दोनों ऑड पर हैं तो सेम हो जाएंगे, इवन वाले भी किस पर हो जाएंगे सेम पर, ऑर्डर इवन अपोजिट हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे, तो अपोजिट बायस में ले लेना, ठीक है। लोड रेजिस्टेंस यहां पर कनेक्ट कर दिया। इन फर्स्ट हाफ साइकिल ऑफ AC point A becomes positive and point A becomes positive and B is a negative। हाँ भाई रेणु बोल रहे हैं कौन से डायोड फॉरवर्ड में कौन से रिवर्स में, हंस रही थी, बोल तो सही। ये ले और यहाँ लिख दिया और समझने के लिए ये लिख दिया, आप बता दे कौन से डायोड फॉरवर्ड में कौन से रिवर्स में। D1 तो किसमें, तेज तो बोल, फॉरवर्ड में, और बाकी सारे रिवर्स में। बट D1 के अलावा सारे रिवर्स में क्या मैं पूछ रहा हूँ, D1 D3 तक फॉरवर्ड में और D2 और D4 रिवर्स में। तो लोड रेजिस्टेंस में करंट किधर से किधर होगा ये भी बता दे। X2Y लग रहा है या Y2X लग रहा है तेरे को? X2 पक्का। अच्छा अपन X2Y पढ़ते आ रहे हैं इसलिए भाई चलो याद रह गया तेरे को कि X2Y लिखना है। X2Y होगा वैसे सबसे पहले अपन चलेंगे ये पॉजिटिव है तो P और N लिख लो, ये P N, ये P N और N एंड P। अब देख लो कौन से डायोड रिवर्स में कौन से फॉरवर्ड। पॉजिटिव पार्ट P फॉरवर्ड में हो गया अपने पास, ये पॉजिटिव पार्ट किससे है N से, कौन से बायस में हो गया, रिवर्स बायस में हो गया। ये फॉरवर्ड में हो गया, ये किसमें हो गया, रिवर्स में। फिर यहाँ से आ जाओ P पार्ट नेगेटिव से, तो ये कौन से बायस में हो गया, रिवर्स में, और ये किसमें हो गया, तो ये डायोड नॉन कंडक्शन में और ये डायोड भी नॉन कंडक्शन। करंट का फ्लो हाई पोटेंशियल तो किधर होगा, लो पोटेंशियल। तो करंट यहाँ से यहाँ आया, इसमें जा ही नहीं सकता, क्यों, ये फ्लो है अपने पास रिवर्स बायस में है, करंट यूं चलेगा कि नहीं चलेगा, फिर यहाँ आएगा, यहाँ आके फिर इसमें नहीं जा सकता, क्यों, फिर रिवर्स है कि नहीं है, तो ब्लॉक हो गया अपने पास। तो करंट यहाँ से यूं आया तो ये करंट की डायरेक्शन हो गई यहाँ तक आ गया। अब करंट को मजबूरी में इस साइड में मूव करना पड़ेगा अपने पास, बोलो X2Y आ गया समझ में अपने पास। सो दैट इन डायरेक्शन ऑफ करंट और डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट at this time is from X to Y. Clear? In negative half cycle of AC, ये negative half cycle आ गया, क्या होगा बताओ? बोल, तुम बोल दे, सुन लो। रिवर्स में कौन कौन से हैं? रिवर्स में बता दे, रिवर्स में कौन कौन से हैं? D1 और D3 और फॉरवर्ड में D2 और D4। डायरेक्शन ऑफ करंट बता दे बस। डायरेक्शन ऑफ करंट फ्रॉम X to Y और Y to X। Y to X लास्ट में खड़ा हो जा, गोलाडा के पीछे करंट की डायरेक्शन बोल दे, Y to X। हाँ गोलाडा बोलो आप भी, Y to X। अच्छा तुम्हारे तो यूनियन है ना, तुम्हारे तो ये है भाई, हमारे तो पीछे 10 वालों ने एक ही बोल दिया तो एक ही बात है। पता तो क्या भाई मैं क्या पढ़ा रहा हूँ, या जानता भी है नहीं जानता है मुझे भाई, हिंदी पढ़ाता हूँ, फिजिक्स पढ़ाता हूँ। इधर आ जा गया, तू ही आएगा तो और क्या, दूसरा मॉडल आएगा, दोनों बैठो बेटा। क्या पढ़ा रहे हैं अपन ये बता दे, आगे तो आगे आ जा, कोई दिक्कत नहीं। अरे नहीं फैलता कोरोना, कोई दिक्कत नहीं, आ जा तू।
अपने तो गले मल भी को सब चलता है, सारी छूट है। इधर तो आपके पास में तो आप क्या पटा रहा था मैं, क्या तो ये क्या काम करता है, ये क्यों यूज में लिया था ये बता देना बदल भाई, ये क्यों यूज में लिया अचानक से, ये बीच में क्यों आ गया? नहीं था ना ध्यान पढ़ने, था या नहीं था? मास्क हटा के बोल, नहीं था कब? पहले तो बोला था चल जा बैठ जाओ पीछे गधाओ। डायरेक्शन ऑफ करंट फ्रॉम x टू y, डायरेक्शन ऑफ करंट फ्रॉम है x टू y, परमानेंट हो कैसे कर लो। रीजन देखो, ये बंद करंट किधर से लेगा, यहाँ से यूं चला यहाँ पहुंचा, उसमें जा ही नहीं सकता, अब किधर जाएगा x टू y। तो बस ये जो लिखना है अपने पास, so that when a point is negative and b point is positive, then D2 and D4 are in forward bias and D1 and D3 in a reverse bias, and direction of current in a load resistance is from x to y। यूनिडायरेक्शनल हो गया कि नहीं हो गया? पहले भी किधर था करंट, x to y था, अभी भी करंट किधर है, x to y है। नॉर्मल ट्रांसफार्मर से काम हो गया कि नहीं हो गया? हाँ भाई धर्मवीर सही है तेरा आंसर, गौरव का भी सही है, समीर का भी सही है, सबके आंसर सही है तुम्हारे। धर्मवीर पहले गलत बताया भाई y to x, तो नॉर्मल ट्रांसफार्मर भी हो गया। अब तुम बोलोगे इसमें डायोड जो है ना फिर 4 ले लिए तो पैसे कहां बचा है? डायोड जो है ना सस्ते होते हैं, कॉपर महंगा होता है, ये है समझने का तरीका। डायोड तो मुश्किल से 50 पैसे का एक आ जाता है, जबकि कॉपर बहुत कॉस्टली पड़ता है। तो अपन ने मान लो कि डायोड में 1 रुपए बढ़ा के और कॉपर के 20-30 रुपए बचा लिए, तो कॉस्ट कटिंग का काम है अपने पास, इसलिए ब्रिज वेव रेक्टिफायर यूज में लेते हैं। ठीक है, अब एक क्लास हो गई, टाइम हो गया, अब आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाकी कल Thank you.